हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्थ पाठशाला। अर्थ पाठशाला के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका जो दूसरा प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, आपको पता है मैंने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के राजन सीरीज के बहुत से लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसको हमने कई पेपर के करवा दिए हैं। तो आज हम देखेंगे आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो दूसरा प्रश्न पत्र है, ये आपका 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसके हम जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आज इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो संप्रेषण मतलब कि जो बातचीत हम करते हैं उसी को संप्रेषण कहते हैं। ये जैसे लिखित संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण हम बातचीत के द्वारा क्या करते हैं, अपने विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षक का आवश्यक पक्ष है। ठीक, दूसरा है आपका शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो जो शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण है वो आपका 3 भागों में बांटा गया है, प्रौद्योगिकी के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। अगला है आपका अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए। अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। प्रश्नों की स्पष्टता होनी चाहिए एवं प्रकरण में संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया। तो एलन और रियान ने 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला है आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष लिखिए। तो शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। टीएलएम का पूरा नाम बताइए और टीएलएम का उपयोग बताइए। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। शिक्षण जो है आपका सुनियोजित होना चाहिए और शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है आपका डाइट का पूरा नाम क्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एनपीआरसी मुख्य को क्या कहते हैं। तो एनपीआरसी का पूरा नाम जो होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। इसके मुख्य को हम क्या कहते हैं, इसके मुख्य को हम संकुल प्रभारी कहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव आपका प्रधानाध्यापक होता है। अगला है आपका राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। राज्य शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज में है। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में ये भी स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। तो राज्य हिंदी संस्थान आपकी वाराणसी में स्थित है। और शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो पहला बालक के ज्ञान से, दूसरा बोध या अधिग्रहण से। शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधियों का नाम बताइए। तो पहला बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, दक्षता आधारित शिक्षण हो और सहगामी शिक्षण हो। अगला प्रश्न है आपका वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। पहला ज्ञान प्राप्ति, उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। इस विधि में क्या होता है, बालक कोई भी कार्य स्वयं करता है। मांटेसरी पद्धति क्या है। मांटेसरी पद्धति में बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात कही गई है जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीखता है। तो मांटेसरी पद्धति में आपकी कही गई है खेल खेल में बातों को सीखना। बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति ये गांधी जी की देन है। इन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम भी दिया था। ठीक, इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीवनोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, उसे सहभागी शिक्षण कहलाता है। अगला है आपका बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है, जैसे ग्राफ, मानचित्र,
चार्ट पेपर आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पहला, बिना लागत के प्राप्त सामग्री। दूसरा, विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। अगला है आपका, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। ठीक, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन मतलब कि बच्चे जब अच्छा परफॉर्मेंस करें तो उन्हें सम्मान के रूप में मतलब कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, उन्हें प्रोत्साहित करना ताकि उनका पुनर्बलन क्या है, बढ़ा रहे। तो पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। वन वे संप्रेषण क्या है? वन वे संप्रेषण का मतलब है आप अपनी बात को किसी से कह रहे हैं, बस वो व्यक्ति सुन रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसा संप्रेषण प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो वन वे संप्रेषण क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होता। जैसे प्रेषक ने जो अपना सूचना या संदेश है वो ग्राही को दे दिया बस। और प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सोच समझ लेता है और उसी के अनुसार उसका जवाब देता है, तो उसे दो वे संप्रेषण कहा जाएगा, यानी कि दो तरफा संप्रेषण, टू वे कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। जैसे प्रेषक ने पहले सूचना को सुना ग्राही ने, फिर ग्राही ने क्या किया, उसका जवाब दिया प्रेषक को। अगला प्रश्न है आपका, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण एक तरफा होता है जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी है? पहला, शिक्षक का उच्चारण अस्पष्ट ना होना। जब शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, अगर उसकी भाषा आपको नहीं समझ में आ रही है, वो शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से कर रहा है, तो फिर वो क्या आती है, ये बाधा उत्पन्न करेगी आपको समझने में। दूसरा, बच्चों में रुचि का ना होना। अगर बच्चे में रुचि ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने में, तो भी क्या करेगा, संप्रेषण में वो बाधा उत्पन्न करेगी, क्योंकि बच्चा कोई जवाब ही नहीं देगा जो भी सुनेगा। तीसरा, शिक्षक का हाव भाव ना स्पष्ट होना। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को फ्रॉबेल ने कहा है। भाषा शिक्षण की प्रमुख मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये प्रमुख 4 दक्षताएं हैं भाषा शिक्षण की। शिक्षण से क्या तात्पर्य है? शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक या शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये हो गया आपका त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। यहाँ आपका हो गया स्टूडेंट यानी कि शिक्षक, यहाँ टीचर, शिक्षार्थी, और यहाँ पे आपका जो हो गया पाठ्यक्रम आ गया। ठीक, तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछता है पेपर में। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। किसने कहा था? इसको कहा था जॉर्ज वाशिंगटन ने। अगला प्रश्न है आपका, उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। उदाहरण से पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। जैसे क्या? टीएलएम का फुल फॉर्म क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमने पीछे पढ़ा था। कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली और रोचक बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो उसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। पीटीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? पेरेंट टीचर एसोसिएशन। एमटीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? मदर टीचर एसोसिएशन। अगला आपका,
टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय है? तो टीएलएम के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है? बीआरसी मतलब ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, खंड संसाधन केंद्र। अगला है प्रश्न आपका, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। शिक्षक पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षक पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन आपका हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सीखने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? मांटेसरी पद्धति में लिखकर। तो ये कौन सी पद्धति है? मांटेसरी पद्धति। इसमें लिखकर सीखने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया। बहुकक्षा शिक्षण क्या है? बहुकक्षा शिक्षण क्या है? जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठा कर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नवीन विधा है। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक हैं हेनरी काल्डवेल कुक। बीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो बीडी भाटिया के अनुसार हम देख लेते हैं प्रेरणा सिद्धांत क्या है। प्रेरणा बालकों में रुचि पैदा करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति की अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों के नाम बताइए। पहला, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। ये हो गया आपके 4 शिक्षण सूत्र। ये पूछता है पेपर में आपकी, अब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है आपका, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कहानी सुनाते समय, यहाँ सुनाते समय होगा, तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, कहानी की जो भाषा है वो सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है बच्चा छोटा है उसको हम कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चा उसे समझ ही नहीं पा रहा है, उसके मानसिक स्तर के अनुकूल है ही नहीं वो कहानी। तो ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों को हमें जैसे नॉर्मली छोटी मोटी कहानियाँ होती उसे बताया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? लखनऊ। सीमेट कहाँ है? सीमेट प्रयागराज में है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। SCERT का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम हो गया आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 1981 में किया गया या हुआ। सूक्ष्म शिक्षण के 4 स्टेप के नाम बताइए, जैसे योजना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना, पुनर्भरण बैंक। अगला प्रश्न है आपका, गतिविधि से आप क्या समझते हैं? गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें अध्यापक शिक्षक कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। जैसे गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। किन्हीं 4 शिक्षा प्रविधियों के नाम बताइए। तो पहला प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि और विवरण प्रविधि। संप्रेषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला प्रेषक होता है जो संदेश देता है और ग्राही क्या करता है उसे स्पष्ट करता है। संप्रेषण में हमने 2 देखा था, 1 वे कम्युनिकेशन और दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण में आपके
दो ये हो गया, प्रेषक होता है, संदेश होता है और ग्राही होता है। ठीक, अगला है आपका शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। तो प्रेषक द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। प्रश्न है आपका, प्रशिक्षण का क्या अभिप्राय है। प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। बाल केंद्रित शिक्षण की दो विशेषताएं बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण, पहला मनोवैज्ञानिक शिक्षण। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं बालक की प्रधानता होती है। खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। पहला खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। अगला प्रश्न है आपका, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है। इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों के लिए लाभप्रद है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। डमविल के अनुसार, डमविल ने कहा था कि शिक्षण कौशल एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। पहला अक्षरों की स्पष्टता। दूसरा दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए। तीसरा दो शब्दों के बीच समुचित स्थान। चौथा अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो, यानी कि बच्चों को दिखाई दे जो आप व्हाइट बोर्ड पे आगे लिख रहे हैं वो पीछे तक के बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखे कि क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह एक कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानता है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख लिखिए। आपके 2022 में पूछा है, ये भी प्रश्न 2022 में आया था। तो पुनर्बलन जो आपका होता है एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। 2022 और 23 दोनों में यह प्रश्न आया है सूक्ष्म शिक्षण, तो आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, अच्छे से इसको पढ़ लें। अति लघु उत्तरीय में भी और लघु उत्तरीय में भी इससे प्रश्न आते हैं। तो एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के स्थान में अल्प समय में संपन्न किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं या अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, इस शब्द की संरचना में तीन शब्द अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। स्तर का आशय उपलब्धियों के स्तरों में लगाया जाता है। संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। संप्रेषण क्या है। दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम। दो व्यक्तियों के मध्य अपने भाव और विचारों को स्पष्ट करना या आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, शिक्षण के किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। BF स्कैनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहला क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा रुचि का सिद्धांत। प्रभावी संप्रेषण के दो तरीके बताइए। पहला शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा पाठ्य की तैयारी शिक्षक को पूर्व से ही करके आनी चाहिए। शिक्षण सूत्रों में होने वाले दो लाभ बताइए।
पहला, शिक्षण मनोवैज्ञानिक होता है और शिक्षा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति के अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है? इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। पहला, विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्डवेल कुक हैं। इनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जन करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षा ग्रहण कर लेता है। बाल केंद्रित शिक्षण, अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को अधिक महत्वपूर्ण होता है माना जाता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। प्रकरण को छात्र के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, दूसरा प्रकरण को छात्र द्वारा ही लिखवाना। अगला प्रश्न है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है? यह क्यों किया जाता है? काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। अगला है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, अच्छी वस्तुओं का उपयोग, उचित स्थान, कीड़ों से बचाव करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, पृथक कक्षा हो, मरम्मत, आच्छादन हो, प्रयोग में सावधानी करें। गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए, स्केल और चांदा। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। पहला, मानसिक क्षमता का विकास, दूसरा क्रियाशीलता का विकास। उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? शिक्षण अधिगम सामग्री से अर्थ उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालक की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है? तो कहानी कथन एक प्रविधि है। इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? विवरण शिक्षण या सूचना देने का एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक के जन्मजात में पाई जाती है। शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है? तो छात्र को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक। शाब्दिक में आपका आएगा मौखिक और लिखित, अशाब्दिक में आएगा वाणी संप्रेषण, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिताएं लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2018 और 2023 में आया है और ये प्रश्न आपका 2018 में आया है। गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो पहला, शिक्षण रोचक हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो, दूसरा प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हो। पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है और अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए।
ये छात्र की अभिप्रेरणा तथा क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत हो जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जबकि छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बच्चों की अभिप्रेरित करने के लिए उसकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त अस्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए, तत्पश्चात अमूर्त तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनको समझना कठिन होता है। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है? बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे पहला, शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। तीसरा, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना। पांचवा, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। अगला प्रश्न है आपका, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धति का उल्लेख कीजिए, किंडरगार्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? पहला, शिक्षण मूल्यांकन हेतु। दूसरा, नवीन ज्ञात की संबद्धीकरण हेतु। तीसरा, जिज्ञासा हेतु। चौथा, पाठ विस्तार हेतु। पांचवा, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखना। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र प्रविष्टि से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। दक्षता अधिगम शिक्षण विधि के सोपान बताइए। पहला है आपका पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। दूसरा, व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा, नियम निर्णय का समन्वयकरण, सूचीकरण। चौथा, अभ्यास। पांचवा, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना। छठा हो गया प्रयोग। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हैं और अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप देते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण का क्या उद्देश्य है? प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो रुचिपूर्ण जो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, रटने की अपेक्षा सिखाने पर। दूसरा, सीखने को आनंदमयी बनाना। तीसरा, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा, ह्रास एवं अवरोध को रोकना। सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। पहला है कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। दूसरा, छात्र का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ है छात्र को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है? छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना।
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों और संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक या औद्योगिक परिस्थितियां होंगी, वहां वैसी ही शिक्षा प्रणाली होगी। अगला प्रश्न है आपका, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? तो गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपके यहाँ पे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे सब हो गए खत्म। ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है जिसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत आते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और अगला सीरीज है उसको हम जल्दी से जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बस थैंक यू सो मच।